नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है और आप सभी के लगातार मैसेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने हमें यह तो बता दिया कि आईएएस के फॉर्म में इस बार नया क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या इसमें इस बार नयापन आया है और किस कारण से आया है। लेकिन बच्चों, आप सभी के ये सवाल लगातार मुझे आ रहे हैं कि सर आपने हमें सर्विस प्रेफरेंस नहीं बताया। तो बच्चों, हम आपके साथ हाजिर हैं सर्विस प्रेफरेंस का सही ऑर्डर लेकर। बच्चों, इसके लिए मैंने अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं जो इन सेवाओं में हैं उनसे बात की है, और क्योंकि मैं खुद भी रेलवे में काम करता हूं तो रेलवे के बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम करने का मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वो सारे एक्सपीरियंस को देखने के बाद, और कम से कम यदि हमने 100 लोगों से बात की हो तो 90% ने यही प्रेफरेंस बताया है। तो वो प्रेफरेंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और ये प्रेफरेंस अगर आप भरेंगे तो आपकी जो रैंक आएगी उसके रैंक के हिसाब से आपको एक सही पोस्ट मिलेगी। आपको कभी बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने ये कोई गलत सिलेक्शन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको इस प्रकार से प्रेफरेंस भरनी है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी को देना चाहता हूं। देखिए बच्चों, हर एक सर्विस, जो ये क्लास 1 सर्विस है या क्लास ए सर्विसेज कह सकते हैं, क्लास बी सर्विसेज, सभी सर्विसेज जो हैं वो राजपत्रित हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स की हैं, और सभी के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, सभी के अपने चैलेंजेस हैं, सभी के पर्क्स एंड सभी की जो सुविधाएं हैं अलग अलग हैं, सभी की अपॉर्चुनिटी अलग अलग हैं। तो किसी भी सर्विसेज को आप उसका कम मूल्यांकन या उसको कह सकते हैं कि उसको डिफ्लेट ना करें, और किसी भी सर्विसेज को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट ना करें। तो मैंने ये पर्सनली कोशिश की है कि किसी भी जो सेवा है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सभी को मैं किसी को भी डिफ्लेट या इन्फ्लेट ना करूं। जो इसके बारे में मैंने जाना है वही मैं आपको बताऊं। तो चलिए, सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस। तो बच्चों, जब भी कोई कहता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज पास करना है, यूपीएससी पास करना है, तो 50% से ज्यादा यानी 70% लोगों का कहना होता है कि उसको आईएएस बनना है। और निश्चित रूप से अंग्रेजों के टाइम से ही भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आईएएस है, उसका बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है। इवन ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, और जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं मंत्रालयों की, वो वहां पर आईएएस ही आपको विराजमान दिखते हैं। तो आईएएस की वैल्यू हमेशा से ही ज्यादा है। हालांकि कुछ लोग जो है 100 में से 90% लोग कहते हैं कि आईएएस सही है, और बाकी जो 10% है वो अन्य सेवाओं के लिए भी कहते हैं। लेकिन हर एक सेवा का अपना अपना महत्व है, अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको रखनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी प्रेफरेंस ऑर्डर को मानते हैं, और ये भी मैं भी मानता हूं कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो पुलिस सर्विसेज से और अन्य सर्विसेज से थोड़ी सी बेहतर हैं। हाँ, यहां पर चैलेंजेस ज्यादा हैं, ज्यादा लोगों को आपको डील करना होगा, ज्यादा लोगों को आपको कंट्रोल करना होगा, अथॉरिटी निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। तो यह सोचकर ही आपको यह फॉर्म में भरना है। लेकिन आंख मूंद कर आईएएस सबसे पहली प्रेफरेंस पे आप भर दीजिए, और क्योंकि सबसे पहली प्रेफरेंस एस्पायरेंट्स की यही होती है। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात करते हैं। सेकंड प्रेफरेंस 100 में से 90 लोग अपनी आईपीएस को ही रखते हैं। कुछ 1-2 लोग हैं जो ये 1-2% लोग हैं जो ये कहते हैं या एस्पायरेंट है कि आईपीएस को आईएएस से ऊपर रखना है। अपने अपने बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती हैं, या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको पुलिस सर्विसेज में जाना है, बचपन से ही उनके ये ख्वाब होता है कि उनको पुलिस सर्विसेज में जाना है। निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, अथॉरिटी भी अच्छी खासी है, और आप इसको पुलिस सेवा का आईएएस मान सकते हैं। तो वो बच्चे आईपीएस को सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने रखा है इंडियन फॉरेन सर्विसेज को। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सेकंड प्रायोरिटी पर भी रखते हैं, लेकिन वो एस्पायरेंट इसको क्यों रखते हैं मेरे आज तक समझ में नहीं आया। 90 से पहले या 95 से पहले बहुत सारे लोगों के दिल में यह हसरत होती थी कि उनको विदेश में जाना है। लेकिन आज कल जब से आप बहुत सारी सेवाएं शुरू हो गई, ग्लोबलाइजेशन का एक दौर शुरू हो गया है, तो विदेश जाना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। और मिडिल क्लास लोग भी घूम कर आते हैं विदेश, टूर पे जाते हैं, और बहुत सारा एक मतलब उनको एक्सपोजर हो गया है, विदेश जाने का भी अनुभव हो गया है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज आप भर सकते हैं तीसरे नंबर पे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है और आईएएफएस में हो जाता है, तो इसका एक सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि आईएएस बनने के बाद या आईएफएस बनने के बाद आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए, ये मान लेते हैं कि आईएएस बनने के बाद क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो सबकी यही रहती है। तो आईएएस बनने के बाद यूपीएससी का दोबारा एग्जाम देने का किसी का भी ख्वाब वैसे ही तो होता नहीं है। लेकिन आईएफएस बनने के बाद अगर कोई चाहता है
कि वो अपनी जो सर्विस है उसको अपग्रेड कर ले, दोबारा एग्जाम दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने के बाद दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये एक इसका कॉन्स है। ठीक है बच्चों, और अब मैं अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं भी पुलिस सर्विसेज को ही सेकंड नंबर पे रखूंगा, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज से भी पहले मैं रखूंगा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को, और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी अगर पूछा जाए तो कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं इनकम टैक्स से ऊपर रखूंगा। तो उसी क्रम में मैंने फोर्थ नंबर पे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को रखा है कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। देखिए बच्चों, जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी के आने से आईआरएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा से ही ज्यादा थी, लेकिन कस्टम्स और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत बड़ा रिवेन्यू क्रिएट होता है कस्टम्स से। क्योंकि अगर आपको कम लोगों से डील करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना हो अपने देश के लिए, तो वहां पर इनकम टैक्स, जो ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की जो कस्टम्स एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो सर्विसेज हैं, इनका ज्यादा योगदान है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्बिट में, आपके दायरे में बहुत ज्यादा लोग आ जाएं, और तो आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स को चुनना चाहिए। लेकिन मैंने एक जनरलाइज, एक सामान्यकरण को देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस तरह से फॉर्म भरते हैं, जिस तरह से प्रेफरेंस भरते हैं, और उस तरह से मैंने कस्टम्स एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको ऊपर रखा है और इनकम टैक्स को, आईआरएस इनकम टैक्स को नीचे रखा है। हालांकि हर एक सर्विस, देखिए इधर जो ये दो सर्विसेज हैं, अगर आप इनकी बात करें तो देश में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रूरल इलाकों में भी हो सकती है, पिछड़े इलाकों में भी हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी हो सकती है, महानगरों में भी हो सकती है। तो यहां पर जो है, यहां पर आपकी सर्विसेज की जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन ये जो पोस्टिंग है आपकी, ये आपकी ज्यादातर महानगरों पे होती है, एयरपोर्ट्स पे होती है, और जहां पर रेवेन्यू जनरेट करने की जगह जो होती है वहां पर होती है। तो निश्चित रूप से जिनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए उनको यहां पर जाना चाहिए, ये वाली इस तरह से प्रेफरेंस भरनी चाहिए। और इंडियन फॉरेन सर्विसेज का तो आप जानते हैं, जहां पर भारत का जो मतलब राजनयिक डिपार्टमेंट या जो भारत का दूतावास जहां भी काम करता है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे काउंसलर जनरल हो गए, या भारत के राजदूत हो गए, या अन्य जो उनकी सबऑर्डिनेट सेवाएं हो गई, इसी में आप काम कर सकते हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ये चार्म तो है बच्चों कि जो भी बच्चा विदेश घूमना चाहता हो और विदेश में काम करना चाहता हो, इंडिया के वेलफेयर के लिए विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज उनके लिए अच्छी हैं। उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, एब्रीविएशन फॉर्म में इसको IAS लिखा जाता है। तो आपसे जब भी सर्विस प्रेफरेंस पूछी जाए तो इसको आप 6th नंबर पे आपको रखना है। ऑडिट एंड अकाउंट्स का सर्विस की अगर बात करें तो जो भी ऊपर के जो ये जितना भी काम करते हैं, जितना भी पेपर वर्क होता है, जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो ऑडिट के लिए इनके पास आता है। तो निश्चित रूप से इनके पास अच्छी खासी अथॉरिटी होती है, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं वो चेक इसके द्वारा ऑडिट किया जाता है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के द्वारा। उसके बाद 7th और 8th प्रेफरेंस पर मैंने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की ट्रैफिक सेवाओं को और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की पर्सनल सेवाओं को रखा है। तो बच्चों, अगर आप बात करें कि IRMS ट्रैफिक की, तो इसको IRTS पहले बोलते थे, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। अगर आप बात करें तो ये रेलवे का आपका IAS होता है, मतलब इसको प्रायोरिटी पर आप, ये जो 4 सेवाएं हैं रेलवे की, 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ट्रैफिक को आप ऊपर रख सकते हैं, उसके बाद आप पर्सनल को रख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है वो किस तरह से ट्रांसफर करना है, किस तरह से पोस्टिंग करनी है, और सैलरी किस प्रकार से चार्ज करनी है, सैलरी का हिसाब किताब, ये सारा जो ठेका है ये पर्सनल डिपार्टमेंट को होता है। IRPS बोलते थे पहले, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, लेकिन जब से IRMS क्रिएट हुए तब से ये IRMS पर्सनल हो गए हैं, पर्सनल। तो ये कार्मिक डिपार्टमेंट के लिए है, इसे आप 8th नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे आप रखिए इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज। तो इंडियन डिफेंस के क्षेत्र का ये डिफेंस के क्षेत्र का IAS है। डिफेंस के सेक्टर में जितने भी मजबूत डिसीजन, मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो इन अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, और डिफेंस के सेक्टर की यदि बात की जाए तो वहां पर इनकी अच्छी खासी अथॉरिटी होती है। 9वें नंबर पे आप भर सकते हैं उसको। अगर ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, तो सिविल सेवा के जो अकाउंट सर्विसेज, जो सिविल क्षेत्र का जो अकाउंट होता है उसके लिए ये सर्विसेज होती हैं। देखिए बच्चों, पिछली बार का अगर ट्रेंड देखा जाए तो यहां पर 180 सर्विसेज होती हैं, और यहां पर भी 100 से ऊपर सर्विसेज होती हैं, और इनमें भी अच्छी खासी एक मतलब तादाद होती है, 50 से ऊपर होती है कई बार। लेकिन जिस तरह से सर्विसेज डिक्रीज होती है, मतलब प्रेफरेंस जिस तरह से नीचे गिरता है, वहां से सर्विसेज में जो नंबर ऑफ जो
एस्पायरेंट होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, वो भी घटते जाते हैं। तो इस प्रकार से इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं या जो ऑफिसर्स सिलेक्ट होकर आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन अकाउंट सेवाओं का बहुत महत्व है। तो सिविल अकाउंट सर्विस को आप 10वें नंबर पे भर सकते हैं। उसके बाद इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, तो डिफेंस के क्षेत्र का अकाउंट सर्विसेज को यहां पे भर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अकाउंट की सेवाओं का बहुत महत्व है। किस प्रकार से महत्व है कि जो पैसा सरकार के रेवेन्यू में आ रहा है और जो पैसा सरकार से जा रहा है उसका खाता एक बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि उससे सरकार की जो आमदनी है, रेवेन्यू है, वो पूरी तरह से एक मतलब कैलकुलेट रहे। तो डिफेंस की अकाउंट सर्विसेज ये हो गई, 11वें नंबर पे आप रख सकते हैं। उसके बाद अगेन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज अकाउंट्स, इंडियन रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज हो गई, मतलब इसको आरपीएफ की जो सर्विसेज होती हैं वहां पर यहां से डायरेक्ट सिलेक्ट होकर एक अधिकारी जाते हैं और वहां पर सिक्योरिटी कमिश्नर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर से वहां शुरुआत होती है, और ये भी बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं। रेलवे का एक सबसे जो बेनिफिट ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनसे डील करना होता है। रेलवे की सेवाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे कि उनके पर्सनल अपने ही हॉस्पिटल्स होते हैं, अपने बहुत सारी पर्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मान लीजिए कि अधिकारियों को जिस प्रकार से गाड़ियां भी दी जाती हैं, उनको मतलब एक बंगला पीएन वगैरह भी सेवाएं मिलती हैं। तो बहुत सारी अंग्रेजों के जमाने में से ही रेलवे का अलग से देखिए बजट बनता था। रेलवे की बहुत अच्छी वैल्यू है हमेशा से ही, इसलिए नहीं कि यहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं, चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो जो एस्पायरेंट चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं उनके लिए रेलवे की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। मतलब ये बात पूरी तरीके से है कि यहां पर डील भी बहुत सारे लोगों को करना है, बहुत सारे लोगों को आपको सेवाएं देनी है, लेकिन आप सभी जैसे जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे लोगों की जो डेली की जो सुविधाएं हैं, मतलब अगर आप मान लीजिए कि इंडियन रेलवे को अगर आप जैसे कि एक दिन के लिए रेलवे की सेवाएं बाधित हों तो कितने लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। तो उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सेवा का क्षेत्र है इंडियन रेलवे। सबसे पहले आप रखिए अकाउंट सर्विसेज को, यहां मैंने लगातार 3 अकाउंट सर्विसेज को रखा है। अकाउंट की वैल्यू बहुत है, मनी कैसे आता है कैसे जाता है उस सब का खाता रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को रख सकते हैं आप यहां पर। 14 नंबर पे आप रख सकते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए जब से 2005 में शायद इंफॉर्मेशन एक्ट जब से पास हुआ, इंफॉर्मेशन की वैल्यू बहुत बढ़ गई। हर एक जो वेबसाइट होती है, हर एक डिपार्टमेंट होती है, उसका एक अपना सिटीजन चार्टर होता है, उसकी जानकारी एक मतलब सार्वजनिक होती है। तो इंफॉर्मेशन के सेक्टर की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो इसको आप 14 नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड सर्विसेज, ट्रेड में बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर से होते हैं या इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत अच्छी रुचि होती है, वो ट्रेड्स में भारत का किस प्रकार से देख लिया आप, देख लीजिए कि जो 1991 के बाद जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर बढ़ा है, इंडिया का व्यापार के क्षेत्र में भी एक अच्छा योगदान रहा है। उसके बाद आप मेक इन इंडिया को देख लीजिए, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, मेक इन इंडिया उनमें से एक है। और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए जो एक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उसके बाद इंडियन ट्रेड सर्विसेज की वैल्यूज बहुत बढ़ जाती हैं। तो उस तरह से आप ले सकते हैं और इस प्रेफरेंस में इसको आप रख सकते हैं 15 नंबर पे। उसके बाद इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ, और उसके बाद ही चाहे आप उसको लिख लीजिए कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने सुना होगा कि पिछले 3 साल के शुद्ध लाभांश का आपको 2% लगाना है अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना है। तो वो सब चीजें जो है उनका डिसीजन कौन लेते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज लेती हैं। कंपनियों से, निगमों से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सभी को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने का काम करते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के पर्सनल्स। उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज देखिए आप सभी जानते हैं कि इस बार मीडिया का दौर जो जिस तरह से बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ गया है, तो पोस्टल का जो मान लीजिए कि जो रोल है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन क्योंकि सरकार अभी जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं वहां पर पोस्टल सर्विसेज में भी कुछ पोस्ट निकालती हैं, तो जो काम है, जो बचा हुआ काम है, उसको सही तरह से नियंत्रित किया जाए, उसको सही तरह से रेगुलेट किया जाए और सही तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में सुधार किया जाए, उसके लिए ये सभी सेवाएं हैं। उसके बाद अगेन इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, IPTAF बोलते हैं इसको एब्रीवेशन रूम से। इसको आप ग्रुप ए की सर्विसेज में यहां पर 18वें नंबर पे रख सकते हैं। टोटल आपकी 18 + 5 टोटल 23 आपकी पोस्ट हैं।
और इनका ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने आपको ग्रुप ए सर्विसेज का बता दिया। उसके बाद चलते हैं ग्रुप बी की जो सर्विसेज हैं। ग्रुप बी की सर्विसेज में भी बच्चों ये मतलब सर्विसेज भले ही ग्रुप बी की हैं, लेकिन ये जो सेवाएं हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि आप इसको मान सकते हैं दिल्ली एंड अंडमान निकोबार का आईएएस, इसको आप दिल्ली एंड अंडमान निकोबार का आईपीएस मान सकते हैं। तो हर जगह जो मैंने जो सेवाएं रखी हैं वहां सिविल को प्रेफरेंस पहले दी है, उसके बाद पुलिस सर्विसेज को दी है। निश्चित रूप से दोनों के चैलेंज और अथॉरिटी में अंतर है, दोनों की डीलिंग में भी अंतर है, कितने लोगों से डील करना है। तो ज्यादा डिपार्टमेंट को सिविल्स ही देखता है, तो वहां पर आपको सिविल्स की वैल्यू आपको दिखेगी। तो आप पहले नंबर पे डेनिक्स को रख सकते हैं, यहां पर ग्रुप बी सर्विसेज की बात कर रहा हूं, और प्रेफरेंस ऑर्डर में आप इसको 19 नंबर पे रख सकते हैं दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज। तो जो भी एस्पायरेंट जो दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं वो डेनिक्स को भर सकते हैं, डेनिक्स को भर सकते हैं 20वीं कैटेगरी 20वें प्रेफरेंस पे। उसके बाद पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज और पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, इन दोनों में भी मैंने सिविल्स को ऊपर रखा है। 21वें 22वें नंबर पे आप इसको भर सकते हैं। पहले आप पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज भरिए, फिर पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज रखिए, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज, इनको आप 23वें नंबर पे रख सकते हैं। तो ये टोटल आपका एक प्रेफरेंस ऑर्डर रहा है, इसको आप इसी प्रकार से भरिए। तो निश्चित रूप से आपके जो भी मार्क्स आएंगे, जब भी आपको रैंक अलॉट होगी, जब भी आपको उस हिसाब से कैडर या पोस्ट अलॉट होगी, तो आपको कोई भी मलाल नहीं रहेगा। और आपको मैंने आपको वो बताया है जो जनरलाइज है, जो कि मतलब 100 में से 90% लोग जिसको मानते हैं। तो ये 18 पोस्ट का ये आपको मैंने ऑर्डर बताया। उसके बाद आपको बची हुई 5 पोस्ट का जो ग्रुप बी की सर्विसेज हैं उसका बताया। तो आप इससे जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए बच्चों, क्योंकि बहुत समय रहा नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है। और कोई मान लीजिए कि कोई सर्वर कभी बिजी होता है या किस प्रकार से, हालांकि जो यूपीएससी है वो इस प्रकार से सर्विसेज को क्रिएट मतलब कंडक्ट करती है पूरे प्रोसेस को, कि आपको कोई समस्या ना आए। लेकिन लास्ट टाइम में अप्लाई करने से आपको बचना है, आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है, ताकि आपको वो जिस जिले से आप पेपर देते हैं वो भी आपको वहीं पर सेंटर भी अलॉट हो जाए। तो बच्चों ये थी वो प्रेफरेंस ऑर्डर जिनको आपको भरना है आईएएस की, सिविल सर्विसेज की सेवाओं में यूपीएससी 2025 की जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है। बच्चों जल्दी से हम आपके लिए बुक्स भी लेकर आएंगे कि कौन सी बुक्स पढ़कर आपको जो ये यूपीएससी का एग्जाम है ये आपका श्योर शॉट पास हो सकता है 2025 में। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये किताबों की जो प्रेफरेंस है, ये किताबों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।